चलिए हम देखते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 12 के 3 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन हम देख रहे थे। तब पार्ट 2 में हम देखते हैं विद्रोही क्या चाहते थे। तो बतौर विजेता कठिनाई और चुनौती और बहादुर के बारे में अंग्रेजों की अपनी राय थी। वे विद्रोहियों को असहन फरमोश और बर्बर लोग का झुंड मानते थे। विद्रोहियों को कुचलने का एक मतलब यह भी था कि उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। कुछ विद्रोहियों को ही इस घटनाक्रम के बारे में अपनी बात दर्ज करने का मौका मिला। यूँ भी विद्रोहियों में ज़्यादातर सिपाही और आम लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। इस प्रकार अपने विचारों का प्रसार करने और लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई कुछ घोषणाओं और इश्तहारों के सिवाय हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनके बारे में हम विद्रोहियों के नज़रियों को समझ सकें। इसलिए 1857 में जो कुछ हुआ उसे रचने के लिए इतिहासकारों की कोशिशों को बहुत हद तक और मजबूरन अंग्रेजों के दस्तावेज पर निर्भर रहना पड़ा। विडंबना यह है कि इन स्रोतों में अंग्रेज अफसरों की सोच का पता तो चलता है, लेकिन इस बारे में ज़्यादा सुराग नहीं मिल पाता कि विद्रोही क्या चाहते थे। देखते हैं एकता की कल्पना। 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता था। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से या उनके नाम पर जारी की गई थी, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों एक नफा नुकसान बराबर था, और इश्तहारों में अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था और मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व का गौरवगान किया जाता था। बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों ही दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की अंग्रेजों द्वारा की गई इन कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिम उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए। उनकी यह कोशिश नाकाम रही। देखते हैं कुछ स्रोत हैं। तो स्रोत देखते हैं आजमगढ़ घोषणा 25 अगस्त 1857। देखते हैं तो विद्रोह क्या चाहते थे इसके बारे में हमारी जानकारी, यह एक स्रोत है। जानकारी देखते हैं। यह सर्वविदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मी और षड्यंत्रकारी अंग्रेजों की निरंकुशता और उत्पीड़न से त्रस्त हैं। इसलिए देश के सभी धनवान लोगों को, खासतौर से जिनके मुस्लिम शाही परिवारों से ताल्लुक रहा है और जिन्हें लोगों का धर्म रक्षक और स्वामी माना जाता है, अपने जीवन और संपत्ति को जनता के कुशल क्षेम के लिए होम कर देना चाहिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए अरशा पहले अपने घर बार छोड़ चुके और भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी जोर लगा रहे बहुत सारे हिंदू और मुसलमान मुखिया मेरे पास आए और उन्होंने इस भारतीय धर्म युद्ध में हिस्सा लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही मुझे पश्चिम से भी मदद मिलेगी। इसलिए जनता की जानकारी के लिए कई भागों का यह इश्तिहार जारी किया जा रहा है और यह सबका दायित्व है कि इसको गौर से पढ़े और इसका पालन करें। इस साझा उद्देश्य में जो लोग अपना योगदान देना चाहते हैं लेकिन जिनके पास अपनी सेवाएं देने के साधन नहीं हैं, उन्हें मेरी तरफ से दैनिक भोजन दिया जाएगा। और सबको मालूम हो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के प्राचीन ग्रंथों में चमत्कार करने वाले लेखन और भविष्यकर्ताओं में पीड़ितों की गणनाओं में सब में यह सहमति दिखाई देती है कि अब भारत में या कहीं भी अंग्रेजों के पैर टिक नहीं पाएंगे। इसलिए यह सबका फर्ज है कि अंग्रेजों का वर्चस्व बने रहने की सारी उम्मीद छोड़ दे, मेरा साथ दे और साझे हित में काम करते हुए अपनी व्यक्तिगत परिश्रम से बादशाही सम्मान के हकदार बने और अपने अपने लक्ष्य प्राप्त करे। अन्यथा अगर यह स्वर्णिम अवसर हमारे हाथ से चला जाएगा तो हमें अपनी इस मूर्खता पर पश्चाताप करना पड़ेगा।
भाग 2 देखें तो जमींदारों के भाग 1 देखें जमींदारों के बारे में। तो जाहिर है कि जमींदारी बंदोबस्त तय करने में अंग्रेजी सरकार ने बेहिसाब जमा यानी भू राजस्व थोप दिया और कई जमींदारों को बेइज्जत और बर्बाद कर दिया। बकाया लगान की वजह से उनकी जागीरें नीलाम कर दी गई। हद तो यह है कि एक आम रैयत जिसकी जनाना नौकर या किसी गुलाम की ओर से दाखिल की गए मुकदमे पर भी बेइज्जत जमींदारों को अदालत में घसीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, कैद खाने में डाला जा रहा है और बेइज्जत किया जा रहा है। जमींदारों के बारे में दायर किए गए मुकदमा में भारी खर्च की स्टाम्प और दीवानी अदालतों के गैर जरूरी खर्चों का मकसद प्रतिवादियों को दरिद्र करना रहा है और जमींदारों के खजाने को स्कूल, अस्पताल, सड़कों आदि के लिए चंदे के नाम पर हर साल खाली किया जा रहा है। इस तरह की वसूलियों के लिए बादशाही सरकार में कोई जगह नहीं होगी। जमा हल्का रहेगा, जमींदारों के हितों की रक्षा की जाएगी और हर जमींदार को अपनी जमींदारी में अपने ढंग से शासन करने का अधिकार होगा। भाग 2 देखें तो व्यापारियों के बारे में क्या था। दिया अधर्मी और षड्यंत्रकारी। ब्रिटिश सरकार ने नील, कपड़े, जहाज व्यवसाय जैसी तमाम बेहतरीन और बहुमूल्य चीज़ों के व्यापार पर एक अधिकार स्थापित कर लिया है और छोटी मोटी चीज़ों के व्यापार लोगों के लिए रह गया है। डाक खर्चे, नाका वसूली और स्कूलों के लिए चंदे के नाम पर व्यापारियों के मुनाफे में सेंध मारी जा रही है और इन तमाम रियायतों के बावजूद व्यापारियों को 2 कौड़ी के आदमी की शिकायत पर गिरफ्तार किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है और जब बादशाही सरकार बनेगी तो इन सारे फरेबी तौर तरीके को खत्म किया जाएगा और जमीन और पानी दोनों रास्ते से होने वाला हर चीज का व्यापार भारत के देसी व्यापारियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसलिए यह हर व्यापारी की जिम्मेदारी है कि वह इस जंग में हिस्सा ले और बादशाही सरकार की हर इंसानी और माली मदद करे। भाग 3 है सरकारी कर्मचारियों के बारे में क्या था। तो अब यह राज्य की बात है कि अंग्रेज सरकार के तहत प्रशासनिक और सैनिक सेवाओं में भर्ती होने वाले भारतीय अंग्रेज लोगों को इज्जत नहीं मिलती और उनकी तनख्वाह कम होती है और उनके पास कोई ताकत नहीं होती। दोनों महकमों से प्रतिष्ठा और पैसे वाले सारे पद सिर्फ अंग्रेजों को मिलते हैं। इसलिए ब्रिटिश सेवा में काम करने वाले तमाम भारतीयों को अपने मजहब और हित पर ध्यान देना चाहिए और अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी छोड़कर बादशाही सरकार का साथ देना चाहिए। उन्हें फिलहाल 200 से 300 रुपये प्रति माह की तनख्वाह मिलेगी और भविष्य में ऊंचे ओहदे की उम्मीद रखें। भाग 4 में था कारीगरों के बारे में। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंग्लैंड में बनी चीज़ों को ओला लाकर यूरोपियों ने हमारे बुनकरों, सूती वस्त्रों बनाने वाले, बढ़इयों, लोहारों और मोचियों आदि को बेरोजगार कर दिया गया। उनमें काम धंधे पर इस तरह कब्जा जमा लिया गया कि इन देसी कारीगरों की हर श्रेणी भीखमंगों की हालत में पहुंच गई। अब बादशाही सरकार में देसी कारीगरों को राजाओं और अमीरों की सेवा में तैनात किया जाएगा। इससे निसंदेह उनकी उन्नति होगी। इसलिए इन कारीगरों को अंग्रेजों की सेवा छोड़ देनी चाहिए। भाग 5 में था पंडितों, फकीरों और अन्य ज्ञानी व्यक्तियों के बारे में था। तो पंडित और फकीर क्रमशः हिंदू और मुस्लिम धर्मों के अभिभावक है। यूरोपीय दोनों धर्मों के शत्रु है और क्योंकि फिलहाल धर्म के कारण ही अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध छिड़ा हुआ है, इसलिए पंडितों और फकीरों का फर्ज है कि वे खुद को मेरे सामने पेश करें और इस पवित्र युद्ध में अपना हिस्सा निभाएं। सिपाही क्या सोचते हैं देखते हैं। तो विद्रोही सिपाहियों की एक अर्जी जो बच गई थी देखते हैं। तो 1 सदी पहले अंग्रेज हिंदुस्तान आए और धीरे धीरे यहाँ फौजी टुकड़ियों बनाने लगे। इसके बाद वे हर राज्य के मालिक बन बैठे। हमारे पुरखों ने सदा उनकी सेवा की है और हम भी उनकी नौकरी में आए। ईश्वर की कृपा से और हमारी सहायता से अंग्रेजों ने जो चाहा वे इलाका जीत लिया। उनके लिए हमारे जैसे हजारों हिंदुस्तानी जवानों की अपनी कुर्बानी
कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन न हमने कभी पैर पीछे खींचे और न कोई बहाना बनाया और न ही कभी बगावत के रास्ते पर चले। लेकिन सन 1857 में अंग्रेजों ने ये हुक्म जारी किया कि अब सिपाहियों को इंग्लैंड से नए कारतूस और बंदूकें दी जाएगी। नए कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है और गेहूं के आटे में हड्डियों का चूरा मिलाकर खिलाया जा रहा है। ये चीज़ें पैदल सेना, घुड़सवार और गोलंदाज फौज की हर रेजिमेंट में पहुंच गई। उन्होंने ये करतूस थर्ड लाइट कैवेलरी के सवारों यानी घुड़सवार सैनिक को दिए और उनके दांतों से खींचने के लिए कहा। सिपाहियों ने इस हुक्म का विरोध किया और कहा कि वे ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस पर अंग्रेज अफसरों ने 3 रेजिमेंटों के जवानों की परेड करवा दी। 1400 अंग्रेज सिपाही यूरोपीय सैनिकों की पूरी बटालियनें और घुड़सवार गोलंदाज फौज को तैयार कर भारतीय सैनिकों को घेर लिया गया। हर पैदल रेजिमेंट में सामने छर्रों से भरी इन 6 तोपें तैनात कर दी गई और 84 नए सिपाहियों को गिरफ्तार करके बेरिया डालकर जेल में बंद कर दिया गया। छावनी के सवारों को इसलिए जेल में डाला गया ताकि हम डर कर नए करतूतों को दांतों से खींचने लगेंगे। इसी कारण हम और हमारे सारे सहोदर इकट्ठा होकर अपनी आस्था की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़े। हमें 2 साल तक युद्ध जारी रखने पर मजबूर किया गया। धर्म और आस्था के सवाल पर हमारे साथ खड़े राजा और मुखिया अभी भी हमारे साथ है और उन्होंने भी सारी मुसीबतें झेली है। हम 2 साल तक इसलिए लड़े ताकि हमारा अकायदा यानी आस्था और मजहब दूषित न हो। अगर एक हिंदू या मुसलमान का धर्म ही नष्ट हो गया तो दुनिया में बचेगा क्या। फिर देखते हैं टॉपिक पर उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ। इन घोषणाओं में ब्रिटिश राज यानी जिन्हें विद्रोही फिरंगी राज कहते थे, तो ब्रिटिश राज से संबंधित हर चीज को पूरी तरह खारिज कर दिया जा रहा था। देशी रियासतों पर कब्जे और समझौते का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेजों को निंदा की जाती थी। विद्रोही नेता का कहना है कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोगों को इस बात पर गुस्सा था कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था में बड़े छोटे भूस्वामियों को जमीन से बेदखल कर दिया था और विदेशी व्यापार ने दस्तकारों और बुनकरों को तबाह कर डाला। ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर निशाना साधा जाता था। फिरंगियों पर स्थापित और सुंदर जीवन शैली को नष्ट करने का आरोप लगाया जा रहा था। विद्रोही अपनी उस दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते थे। विद्रोही उद्घोषणाएं इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हैं और वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी डर की वजह से लोग चल रही अफवाहों पर भरोसा करने लगे। लोगों को प्रेरित किया गया कि वे इकट्ठे मिलकर अपने रोजगार, धर्म, इज्जत और असीमता के लिए लड़े और यह व्यापक सार्वजनिक भलाई की लड़ाई होगी। जैसे कि हम देख चुके हैं, बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उन तमाम ताकतों के विरुद्ध हमले की शक्ल ले रहा था जिनको अंग्रेजों के हिमायती या जनता का उत्पीड़क समझा जाता था। कई दफा विद्रोह शहर के संप्रभात को जानबूझकर बेइज्जत करते थे। गांवों में उन्होंने सूदखोरों के बही खाते जला दिए और उनके घर तोड़ फोड़ डाले। इससे पता चलता है कि विद्रोही तमाम उत्पीड़कों के खिलाफ थे और परंपरागत सोपानों यानी ऊंचे नीचे को खत्म करना चाहते थे। इसमें हमें एक वैकल्पिक दृष्टि, संभवतः एक ज़्यादा समतापरक समाज की कल्पना दिखाई देती है, पर यह सोच उनकी घोषणाओं में नहीं दिखाई देती। उनमें तो फिरंगी राज के खिलाफ तमाम सामाजिक समूहों को एकजुट करने का ही आह्वान किया जाता था। फिर वैकल्पिक सत्ता की तलाश देखें तो ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे स्थानों पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने का प्रयास किया। बेशक यह प्रयोग ज़्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन इन कोशिशों से पता चलता है कि विद्रोही नेता 18वीं सदी के पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया, विभिन्न पदों पर नियुक्ति
की गई, भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया गया, लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे जारी किए गए। इसके साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रहने की योजना भी बनाई गई, सेना की कमान श्रृंखला तय की गई। इन सारे प्रयासों में विद्रोही 18वीं सदी के मुगल जगत से ही प्रेरणा ले रहे थे और यह जगत उन तमाम चीज़ों का प्रतीक बन गया जो उनमें छीन चुकी थी। विद्रोहियों द्वारा स्थापित शासन संरचना का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की जरूरतों को पूरा करना था, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये संरचनाएं अंग्रेजों की मार बर्दाश्त नहीं कर पाई और अवध में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला। वहाँ लखनऊ दरबार द्वारा जवाबी हमले की योजना बनाई जा रही थी और 1857 के आखिर तथा 1858 के शुरुआती महीने तक हुकूम की श्रेणियां वजूद में रही। फिर दमन देखते हैं तो 1857 के बारे में दमन के पहले एक स्रोत देख लेते हैं, विद्रोही ग्रामीण देखते हैं। तो ग्रामीण अवध क्षेत्र में रिपोर्ट भेजने वाले एक अफसर ने लिखा, अवध के लोग उत्तर से जोड़ने वाली संचार लाइन पर जोर बना रहे हैं। अवध के लोग गांव वाले हैं और ये गांव वाले यूरोपियों की पकड़ से बिल्कुल बाहर है, पल में बिखर जाते हैं, पल में फिर जुट जाते हैं। शासकीय अधिकारियों का कहना है कि इन गांव वालों की संख्या बहुत बड़ी है और उनके पास बाकायदा बंदूकें हैं। फिर दमन देखते हैं तो 1857 के बारे में हमारे पास जो भी विवरण मौजूद हैं उनमें यह साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ। उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कई कानून पारित किए गए। 1 मई और जून 1857 में पारित किए गए कई कानूनों के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोहियों में शामिल होने का शक था। कहने का मतलब यह है कि कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी और यह स्पष्ट कर दिया गया कि विद्रोह की केवल एक ही सजा होगी, सजा ए मौत। इस नए विशेष कानूनों और ब्रिटिश से मंगाई गई नई टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। विद्रोहियों की तरह वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी समझते थे, लिहाजा उन्होंने 2 तरफा हमला बोल दिया। एक तरफ कलकत्ते से, दूसरी तरफ पंजाब से। दिल्ली की तरफ कूच हुआ, हालांकि पंजाब कमोबेश शांत था। दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लेकिन यह मुहिम सितंबर के आखिर में जाकर पूरी हो पाई। दोनों तरफ से जमकर हमले किए गए और दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनकी एक वजह यह थी कि पूरे उत्तर भारत के विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली में आ जमे थे और गंगा के मैदानों में भी अंग्रेजों की बढ़त का सिलसिला धीमा रहा। अंग्रेज टुकड़ियों को हर इलाका गांव दर गांव जीतना था। आम देहाती जनता और आसपास के लोग उनके खिलाफ थे। जैसे ही उन्होंने अपनी उपद्रव विरोधी कार्रवाई शुरू की, अंग्रेजों को एहसास हो गया कि उनका सामना सिर्फ सैनिक विद्रोह से नहीं है, वे ऐसे आंदोलन से जूझ रहे हैं जिनके पीछे बेहिसाब जन समर्थन मौजूद है। उदाहरण के लिए अवध में फॉर्सिथ नाम के एक अंग्रेज अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल थे। इस इलाके को लंबी लड़ाई के बाद मार्च 1858 में जाकर ही अंग्रेज दोबारा अपने नियंत्रण में ले आए। अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया, लेकिन यह उनका एकमात्र हथियार नहीं था। वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक विशाल भूभाग में बड़े भूस्वामी और काश्तकारों ने मिलकर अंग्रेजों का विद्रोह किया। अंग्रेजों ने एक जनता को तोड़ने के लिए बड़े जमींदारों को आश्वासन दिया कि उन्हें उनकी जागीरें लौटा दी जाएगी। विद्रोह का सत्ता अपनाने वाले जमींदारों को अपनी जमीन से बेदखल कर दिया गया और जो वफादार थे उन्हें इनाम दिए गए। बहुत सारे जमींदार या तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मरे गए या भाग कर नेपाल चले गए, जहां उन्होंने बीमारी और भूख से दम तोड़ दिया था।
यहाँ एक चित्र है, सिकंदराबाद के चित्र हैं, देखते हैं 1858 का है। यहाँ हमें एक जमाने में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा बनाए गए रंगबाग के खंडहरों के 4 आदमी दिखाई दे रहे हैं और 1857 में उसकी रक्षा करने वाले 2000 से ज़्यादा विद्रोही सिपाहियों को कैंपबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने मार डाला था। अहाते में पड़े नरकंकाल विद्रोह की निरर्थकता की एक ठंडी चेतावनी देते हैं। फिर एक और चित्र है, दिल्ली रिज पर स्थित एक मस्जिद, फेलिस बिएतो द्वारा लिया गया एक चित्र है 1857 से 1857 के बाद ब्रिटिश फोटोग्राफरों ने तबाही और ध्वस्त की असंख्य तस्वीरें उतारी थी। फिर हम देखते हैं विद्रोह की छवियाँ क्या है, देखते हैं तो हम इस विद्रोहियों की गतिविधियों और उन पर किए गए दमन के तरीके के बारे में किस तरह जान सकते हैं। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, विद्रोहियों की सोच के बारे में हमारे पास बहुत कम दस्तावेज मौजूद है। हमारे पास विद्रोहियों की कुछ घोषणाएं, अधिसूचनाएं तथा नेताओं के पत्र है, लेकिन अब हम ज़्यादातर इतिहासकार अंग्रेजों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों की रोशनी में ही विद्रोहियों की कार्रवाइयों पर चर्चा करते आ रहे हैं। यह तो है कि किस बारे में सरकारी ब्यूरो की कमी नहीं है। औपनिवेशिक प्रशासन और फौजी अपनी चिट्ठियाँ, डायरिया, आत्मकथाओं, मेमो और नोट्स, परिस्थितियों के आकलन एवं विभिन्न रिपोर्टों के जरिए भी हम सरकारी सोच और अंग्रेजों के बदलते रवैयों को समझ सकते हैं। आज इनमें से बहुत सारे दस्तावेजों को सैनिक विद्रोह रिकॉर्ड्स पर केंद्रित खंडों में संकलित किया जा चुका है। ये दस्तावेज हमें अफसरों के भीतर मौजूद भय और बेचैनी तथा विद्रोहियों के बारे में उनकी सोच का पता देते हैं और ब्रिटिश अखबारों और पत्रिकाओं में इस विद्रोह की जो कहानियां छपी उनमें सैनिक विद्रोह द्वारा की गई हिंसा को बड़े लोमहर्षक शब्दों में छापा जा रहा था। ये कहानियां जनता की भावनाओं को भड़काती थी तथा प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांगों को हवा देती थी। अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रही है और इस विद्रोह के बारे में कई चित्र पेंसिल से बने रेखांकित उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर और कार्टून और बाजार प्रिंट उपलब्ध हैं। आइए उनमें से कुछ को देखें और जानें कि हमें क्या बताते हैं। तो रक्षकों का अभिनंदन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की भावनाएं और प्रक्रियाएं पैदा होती है। उनमें से कुछ में अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया। 1859 में टॉमस जॉन्स वर्कर द्वारा बनाया गया चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ की राह इसी श्रेणी का एक उदाहरण है। जब विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाल दिया तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेजिडेंसी में पनाह ले ली। बाद में लॉरेंस तो मारा गया, किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंसी सुरक्षा रहा। 25 सितंबर को जेम्स ऑर्ट्रॉम और हेनरी हेवलॉक वहां पहुंचे। उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया और ब्रिटिश टुकड़ियों को उस नई मजबूती दी। 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कर्नल कैंपबेल भारी तादाद में सेना लेकर वहां पहुंचा और उसने ब्रिटिश रक्षक सेना को घेरे से छुड़ाया। अंग्रेजों के बयानों में लखनऊ की घेरेबंदी, उत्तरजीवित बहादुराना प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता की निर्विवाद विजय की कहानी बन गई और बर्बर की पेंटिंग कैंपबेल के आगमन के क्षण का जश्न मनाती है और कैनवास के मध्य में कैंपबेल, ऑल्ट्रॉम और हेवलॉक इन 3 ब्रिटिश नायकों की छवियां हैं। उनके इर्द गिर्द खड़े लोगों के हाथों को देखने पर दर्शक की निगाह चित्र के मध्य भाग की तरफ चल रही है। ये नायक एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां काफी उजागर है, जिनके अलग हिस्से में परछाई है और पिछली तरफ टूटा फूटा रेजिडेंसी दिखाई देता है। चित्र के अगले भाग में पड़े 100 और घायल इस घेरेबंदी के दौरान हुई मारकाट की गवाही देते हैं, जबकि मध्य भाग में घोड़े की बीज ये तस्वीरें इस तथ्य पर जोर देते हैं कि अब ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण बहाल हो चुका है। इस तरह के चित्रों से अंग्रेज जनता में अपनी सरकार के प्रति
भरोसा पैदा होता है और इस चित्रों से उन्हें यह लगता है कि संकट की घड़ी जा चुकी है और विद्रोह खत्म हो चुका है, अंग्रेज जीत चुके हैं। ये देखते हैं तस्वीर द रिफ ऑफ लखनऊ, यही है 1859 का चित्र है। फिर देखते हैं अंग्रेज औरतों तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा देखते हैं। अखबारों में छपी खबरों का जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर होता है। ये घटनाओं के बारे में लोगों की भावनाओं और सोच को तय करती है। भारत में औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी। अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और निस्सहाय बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगे। कलाकारों ने सदमे और पीड़ा की अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावनाओं को आकार प्रदान किया। जोसेफ नोएल पेटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियम बनाई और इस चित्र में अंग्रेज औरतों और बच्चे एक घेरे में एक दूसरे से लिपटे दिखाई देते हैं। वे लाचार और मासूम दिख रहे हैं, मानो एक भयानक घड़ी की आशंका में हैं। वे अपनी ही बेइज्जती, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं और इन मेमोरियम में भीषण हिंसा नहीं दिखती, उसकी तरफ सिर्फ एक इशारा है। यह दर्शक की कल्पना को झिझोड़ती है और उसमें गुस्से और बेचैनी का भाव पैदा करती है। इसमें विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर बताया गया है, हालांकि वे चित्र में अदृश्य है। पृष्ठभूमि में आप ब्रिटिश टुकड़ियों को रक्षक के तौर पर आगे बढ़ते देख सकते हैं और कुछ अन्य रेखाचित्र और पेंटिंग्स में हमें औरतें अलग तेवर में दिखाई देती हैं। इनमें वे विद्रोहियों के हमले से अपना बचाव करती हुई नजर आती है। उन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है और वे मिल्स ये चित्र 10.12 में मिस व्हील मध्य में दृढ़ता पूर्वक खड़ी है और वह अकेले ही विद्रोहियों की मौत की नींद सुलाते हुए अपनी इज्जत की रक्षा करती है। तमाम ब्रिटिश चित्रों की तरह यहाँ भी विद्रोहियों को दानवों के रूप में दर्शाया गया है और यहाँ 4 कदावर आदमी हाथों में तलवारें और बंदूक लिए एक अकेली औरत के ऊपर हमला कर रहे हैं और यहाँ इज्जत और जिंदगी की रक्षा के लिए औरत के संघर्ष की आड़ में दरअसल एक गहरे धार्मिक विचार को प्रस्तुत किया गया है। यह ईसाइयत की रक्षा का संघर्ष है। चित्र में धरती पर परी किताब बाइबल है। फिर देखते हैं प्रतिशोध और सबक देखते हैं। जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्से और सख्ती का माहौल बनता गया, बदले की मांग बुलंद होती गई। विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्रों और अखबारों ने ऐसा माहौल रच दिया जिसमें हिंसक दमन और प्रतिशोध को लाजिम और वाजिब माने जाने लगे। माहौल ऐसा था मानो न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रतिष्ठा और सत्ता को दी जा रही चुनौती को निर्ममता से कुचलना जरूरी था। विद्रोह से आतंकित अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अपनी अपराजियता का प्रदर्शन करना ही चाहिए। ऐसे ही एक तस्वीर में हमें न्याय की एक रूपात्मक स्त्री छवि दिखाई देती है जिसके साथ हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल है। उनकी मुद्रा आक्रामक है और उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा और बदला लेने की तरफ दिखाई देती है। वह सिपाहियों को अपने पैरों तले कुचल रही है जबकि भारतीय औरतें और बच्चों की भीड़ भय से कांप रही है। इसके अलावा भी ब्रिटिश प्रेस में असंख्य दूसरी तस्वीरें और कार्टून थे जो निर्मम दमन और हिंसक प्रतिशोध की जरूरत पर जोर दे रहे थे। दशहत का प्रदर्शन देखें तो प्रतिशोध और सबक सिखाने की चाह इस बात में भी प्रतिबिंबित होती है कि विद्रोहियों को कितने निर्मम ढंग से मौत के घाट उतारा गया। उन्हें तोपों के मुहाने पर बांध कर उड़ा दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। सजाओं की तस्वीरें आम पत्र पत्रिकाओं के जरिए दूर दूर तक पहुंचाया गया। दया के लिए कोई जगह नहीं देखते हैं। जब प्रतिशोध के लिए ही एक सोच मच रहा हो तो ऐसे
के समय पर नर्म सुझाव मजाक का पात्र बनकर ही रह जाते हैं। जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी तो ब्रिटिश प्रेस में उसका मजाक उड़ाया गया और हास्यपरक व्यंग के ब्रिटिश पत्रिका पंच के पन्नों में प्रकाशित एक कार्टून में कैनिंग को एक भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया और उसका ये चित्र है और उसका हाथ पर सिपाही के सिर पर है जो अभी भी नंगी तलवार और कटार लिए हुए है और दोनों ओर से खून टपक रहा है। और यह एक ऐसी छवि थी जो उस समय की बहुत सारी ब्रिटिश तस्वीरों के बार बार सामने आती है। फिर राष्ट्रीय दृश्य कल्पना देखते हैं, राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना देखते हैं। तो 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलनों की 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। इस विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तृत दृश्य जगत बुन दिया गया था। इसको प्रथम स्वतंत्र संग्राम के रूप में याद किया जाता था और जिसमें देश के हर तबके के लोग साम्राज्यवादी शासक के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे। और इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिए। विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में पेश किया जा रहा था जो देश को रणस्थल के तरफ ले जा रहे थे। उन्हें लोगों की दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित करते चित्रित किया जा रहा था। एक हाथ में घोड़े की रास और दूसरे हाथ में तलवार थामे अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाले रानी के शौर्य का गौरव गान करते हुए कविताएं लिखी गई। रानी झांसी को एक ऐसे मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया जा रहा था जो दुश्मनों का पीछा करते हुए और ब्रिटिश सिपाहियों को मौत के नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही है। और देश के विभिन्न भागों में बच्चे सुभद्रा कुमारी चौहान की उन पंक्तियों को पढ़ते हुए बड़े हो रहे थे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लोग छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को प्राय फौजी पोशाकों में घोड़े पर सवार और एक हाथ में तलवार लिए दिखाया जाता है और अन्याय और विदेशी शासन के दृढ़ प्रतिरोध का प्रतीक है। इस तलवारों से पता चलता है कि उन्हें बनाने वाले चित्रकार इन घटनाओं को कैसे देखते थे, उनके एहसास क्या थे और वे क्या कहना चाहते थे। इन चित्रों और कार्टूनों के माध्यम से हम उस जनता के बारे में जान सकते हैं जो उन चित्रों के तारीफ या आलोचना करती थी, उनकी नकलों को खरीद कर घरों में सजाती थी। ये तस्वीरें केवल अपने समय की भावनाओं और एहसासों को ही प्रतिबिंबित नहीं कर रही थी, उन्होंने संवेदनाओं को भी शक्ल दी। ब्रिटेन में छप रहे चित्रों से उत्तेजित वहाँ की जनता विद्रोहियों को भयानक बर्बरता के साथ कुचल डालने के लिए आवाज उठा रही थी और दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादी चित्र हमारी राष्ट्रवादी कल्पना को निर्धारित करने में मदद कर रहे थे। काल रेखा देखें तो 1801 में अवध में बेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई। 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाया गया और अवध का अधिग्रहण किया गया। फिर 1856 से 57 अंग्रेजों द्वारा अवध में एक मुस्तलगान बंदोबस्त लागू किया गया। 1857 में 10 मई को मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ। 11 से 12 मई को दिल्ली रक्षक सेना में विद्रोह। बहादुर शाह सांकेतिक नेतृत्व स्वीकार करते हैं। अब 20 से 27 मई में अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी और एटा में सिपाही विद्रोह हुआ। 30 मई को लखनऊ में विद्रोह हुआ। मई जून में सैनिक विद्रोह एक व्यापक जन विद्रोह में बदल गया। 30 जून को चिन्हाट के युद्ध में अंग्रेजों की हार होती है और 25 सितंबर को हेवलॉक और ट्रॉम के नेतृत्व में अंग्रेजों की टुकड़ियों लखनऊ रेजिडेंसी में दाखिल होती हैं। फिर 1858 में देखते हैं, 1858 के जून में युद्ध में रानी झांसी की मृत्यु हो गई। 1858 के जुलाई में युद्ध में शाहमल की मृत्यु हुई थी।